जय हिंद। मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, 12वीं के फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज हम लोग शुरू किए हैं, उसमें आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक उत्तल लेंस बना लेंगे। यह है आपका उत्तल लेंस, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक हम लोग n2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? n2 मान लेते हैं। इसके प्रथम पृष्ठ की, पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या वो है r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर हमने कोई वस्तु रखा है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जाके लेंस के पहले पृष्ठ से टकराएगी। पहले पृष्ठ से टकराएगी तो इसका निश्चित रूप से अपवर्तन होगा और ये यहां जाके प्रतिबिंब बना देगा। हमने माना कि बिंदु आई डैश पर ये प्रतिबिंब बना दे रहा है और इसकी लेंस से जो दूरी है वो है भी डैश। वस्तु की दूरी हम लोग मान लेते हैं u, क्योंकि बाएं साइड है तो हम लोग माइनस का u रखते हैं, ठीक है। अब ये जो आई डैश है इस लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इस द्वितीय पृष्ठ से इसका जो मेन प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब है, वो आई पर बनेगा और लेंस से इसकी दूरी हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर u दूरी पर बिंदुओं पर हमने एक वस्तु रखा है जिसका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात आई डैश पर और लेंस से भी डैश दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनेगा जिसकी लेंस से दूरी भी होगी। यदि फिगर के बारे में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? माना एक n2 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस है जिसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। यह n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदुओं पर कोई वस्तु रखी है जिसका पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु आई डैश पर बनता है। यह द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई पर प्राप्त होता है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। लिखेंगे माना एक n2 अपवर्तनांक वाला, एक n2 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस है, अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 तथा द्वितीय पृष्ठ की तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है, ठीक है। इतना तो लेंस के बारे में आपने लिख लिया। ये भी लिख लेते हैं कि लेंस n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। यह n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है। अब इसके मुख्य अक्ष पे हमने बिंदुओं पे वस्तु रखा है तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। माना इसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिसका
प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिंदु आई डैश पर, V डैश दूरी पर, बिंदु आई डैश पर V डैश दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनता है, बिंदु आई पर बनता है। ठीक है, इतना आपने फिगर के बारे में लिख लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसमें दो बार अपवर्तन हुआ, एक बार पहले पृष्ठ से और एक बार दूसरे पृष्ठ से। यदि ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो इस बिंदुओं पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पे बनता, लेकिन चूंकि दूसरा वाला भी पृष्ठ है तो इसका एक बार फिर से अपवर्तन हो जाएगा और एक किरण अंतिम रूप से बिंदु आई पर प्रतिबिंब बनाएगी। तो लिखेंगे प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन पे, प्रथम पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने पर, अपवर्तन होने पर आपने अभी गोलीय अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए और उत्तल गोली पृष्ठ के लिए। क्या फार्मूला आया था? आया था ये n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, दिस इज इक्वल n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला यदि आपको याद हो तो जब प्रकाश किरण n1 से n2 में गई थी तो ये फार्मूला आया था। जब आप पहले पृष्ठ की बात करोगे तो पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण n1 से कहां जा रही है? n2 में जा रही है। n1 से कहां जा रही है? n2 में जा रही है। ठीक इसी प्रकार जा रही है, तो मतलब n2 की जगह तो n2 ही रहेगा और n1 की जगह n1 ही रहेगा। लेकिन वस्तु की दूरी इसमें u है और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पे बना है? v डैश दूरी पे बना है। तो हमें u की जगह तो u ही रखना होगा, लेकिन v की जगह v डैश रखना होगा। v की जगह कितना रखना होगा? v डैश रखना होगा। v की जगह v डैश रखना होगा। आइए रखते हैं। तो n2 की जगह n2 ही रहेगा अपान प्रतिबिंब v की जगह ना बन के v डैश दूरी पे बन रहा है, तो v की जगह हम लोग v डैश रखेंगे, माइनस n1 की जगह n1 ही रहेगा और u की जगह u ही रखना होगा। ठीक है। और इधर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 और अपान में पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ की वक्ता दीजिए r1 है तो हम लोग r1 रख देंगे। द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण n2 से n1 में जा रही है। ठीक है। तो इस स्थिति में जब n1 से n2 में गई तो n2 को पहले और n1 को बाद में लिखा। अब n2 से n1 में जा रही है तो n1 को पहले लिखेंगे और n2 को बाद में लिखेंगे। अब चूंकि ये वस्तु है और इसके लिए प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु की दूरी यानी u के लिए हम लोग v डैश रखेंगे और v की जगह v रखेंगे। तो हमें मिलेगा, इस फार्मूले में हम लोग रख रहे हैं, मेन बेसिक फार्मूला ये है। इसमें रखेंगे तो n2 की जगह रखेंगे n1, क्योंकि अब की बार n2 से n1 में जा रही है, और v की जगह हम लोग क्या रखेंगे? v ही रखेंगे। अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा है।
माइनस n1 की जगह रखेंगे n2 और u की जगह हम लोग रख देंगे v डैश। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या होगा, क्योंकि n1 से n2 में गई थी तो n2 माइनस n1 हुआ था, जब n2 से n1 में जाएगी तो ये आपका होगा n1 माइनस n2 और वक्रता त्रिज्या इसकी होगी r2। इसे बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने पहले पृष्ठ के लिए लिखा और उसके बाद दूसरे पृष्ठ के लिए लिखा। जब पहले पृष्ठ वाले के लिए लिखा तो वस्तु की दूरी u थी और प्रतिबिंब की दूरी v डैश थी। द्वितीय वाले पृष्ठ के लिए लिखा तो वस्तु की दूरी v डैश थी और प्रतिबिंब की दूरी v थी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। मिटा रहे हैं इस साइड हम। हमें प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n2 बाई वी डैश, n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू, ये तो हो गया पहले का पार्ट, प्लस दूसरे का पार्ट है n1 बाई वी, n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश बराबर, पहले का है n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस दूसरे का है n1 माइनस n2 अपान r2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये n2 बाई वी डैश प्लस का और n2 बाई वी डैश माइनस का आपस में कट जाएगा। हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा, माइनस का n1 बाई यू प्लस n1 बाई भी बराबर, इधर मिल जाएगा, यदि हम माइनस इसमें से कॉमन कर लें तो मिलेगा हमें n2 माइनस n1 अपान r1, माइनस कॉमन किया तो माइनस n2 माइनस n1 और अपान r2। हमें मिलेगा n1 बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर, n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया, इधर मिला 1 बटा के r1 माइनस 1 बटा के r2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि पहला माध्यम वायु हो यानी n1 वायु हो और दूसरा n2 n हो, लिखेंगे यदि n1 बराबर वायु और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, तथा n2 बराबर n हो तो हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा 1 बाई भी, n1 की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, माइनस 1 बाई यू बराबर n2 की जगह रखेंगे n और n1 की जगह 1, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1 बटा के r1 माइनस 1 बटा के r2। 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, आप जानते हो, 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। जैसे ही 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू है, इसके जगह हम लोग रख देंगे 1 बाई एफ। 1 बाई एफ बराबर मिलेगा n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही है लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, 1 बाई एफ इक्वल n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, अब इस लेंस मेकर फार्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, डुबोने पर फोकस दूरी। अभी ये लेंस जो वायु में था, अब हम लोग इसे द्रव में डुबो देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लेंस को हमने कहा कर दिया द्रव में।
ठीक है, तो लिखेंगे वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी कितनी है 1/, इसको हम एफ ए से डिनोट कर दे रहे हैं, पता चलेगा कि एयर में फोकस दूरी है, बराबर। एक चीज ध्यान देना, हमने बताया था पहले वीडियो में भी कि यन की जगह कितना रखना है, प्रकाश किरण जिससे जिसमें जाए। तो जब ये वायु में है तो प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, लेंस तो कांच का ही है, तो यन की जगह हम लोग रखेंगे वायु, वायु यानी ए, यन कांच का मतलब जी, तो हम लोग रखेंगे 1/f इक्वल यन की जगह ए एन जी, जब वायु में थी तो वायु से कांच में जा रही थी, -1, और इधर आपका मिलेगा 1/r1 -1/r2। जब हम लोग इसे द्रव में डुबोएंगे तो लिखेंगे द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, जैसे ही द्रव में डुबोएंगे तो इसकी फोकस दूरी द्रव वाली हो जाएगी, उसे हम लोग लिखेंगे 1/k/Fl बराबर। जब द्रव में डुबो दिए हैं तो प्रकाश किरण द्रव से कहाँ जा रही है, कांच में, तो जहां यन है, यन की जगह हम लोग रखेंगे यल एन जी, हमें मिलेगा यल एन जी -1, रेडियस तो बदल नहीं रही है तो 1/k/r1 -1/k/r2। इसे बनाएंगे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, 1/k, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 1/k/1/k/Fl बराबर ANG-1 ANG-1 और इधर 1/k/r1 -1/k/r2, नीचे मिलेगा LNG-1 LNG-1 1/k/r1 -1/k/r2, ठीक है, 1/k/r1 -1/k/r2 ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ FL जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और FA नीचे आ जाएगा, हमें मिलेगा FL/FA बराबर ANG-1 LNG-1। तो ये है द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी, ठीक है। यदि आपसे केवल लेंस मेकर फार्मूला पूछता है तो आपको केवल यहीं तक करना है। ये तो हमने लेंस को द्रव में डुबोने पर इसलिए बता दिया ताकि आगे जो अंकित प्रश्न इस पे आधारित आएंगे वो आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। अगली हेडिंग लिखेंगे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, ठीक है, वो भी छोटा सा डेरिवेशन है, इसी पे आधारित है, उसको कर लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेडिंग लिखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ये ठीक रहेगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है। दो ठो लेंस बना लेंगे, पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, ठीक है, पहला लेंस L1 है और दूसरा लेंस L2 है, ठीक है, और ये दोनों का संयुक्त मुख्य अक्ष है। हमने इनके मुख्य अक्ष पर बिंदुओं पर कोई वस्तु रखा है, इससे चलने वाली किरणें पहले लेंस से टकराएगी और जाकर बिंदु I डैश पर और लेंस से V डैश दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगी। यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब
बिंदु I पर लेंस से v दूरी पर बनेगा। ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, फिगर के बारे में आप लिख लेंगे। माना दो लेंस L1 और L2 है, इनके संयुक्त मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर लेंस से u दूरी पर कोई वस्तु रखी है, जिसका प्रथम लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु I डैश पर v डैश दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसका अंतिम प्रतिबिंब लेंस से v दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे। लिखेंगे पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए आप फार्मूला जानते हो कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये बेसिक फार्मूला है, इसी में हम लोग रखेंगे। जब पहले लेंस की बात करेंगे तो पहले लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी f1, तो 1/f1 बराबर पहले लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है कितनी है, v डैश है, तो v की जगह रखेंगे v डैश माइनस u की जगह u ही रखना है 1/u। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे लेंस के लिए लिखेंगे, दूसरे लेंस के लिए जब दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तो ये v डैश वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा है, तो हो जाएगा ये 1/f2 बराबर v की जगह कितना रखना है, v ही रखना है, और u की जगह रखना है v डैश, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जैसे ही जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश प्लस का और 1/v डैश माइनस का कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। आप जानते हो कि 1/v माइनस 1/u को हम लोग लिख सकते हैं 1/f, तो मिलेगा हमें फाइनली 1/f इक्वल 1/f1 इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/f। यही पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी है। ठीक है, यदि आप इसे क्षमता के फॉर्म में लिखो तो 1/f1 को हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस 1/f2 को लिखेंगे P2 और 1/f को लिखेंगे P। ठीक है, क्षमता के रूप में दिया रहेगा तो इस रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पतले लेंसों के संयोजन की या संयुक्त फोकस दूरी। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण कुछ अंकित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल पढ़ रहे हैं हम। कह रहा है कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कांच का कोई एक बुलबुला है, ठोस गोला है 4 सेमी का। समझ लीजिए इसका जो व्यास है कितना है, 4 सेमी है, टोटल 4 सेमी है। जब व्यास 4 सेमी है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सवाल में बोल रहा है कि इसके अंदर एक वायु का बुलबुला है जो गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी, हमने मान लिया कि यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक आपका बुलबुला है। कह रहा है कि व्यास के अनुदिश इस बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यहाँ से देखने पर, जब आप यहाँ से देखोगे तो बुलबुला कहाँ दिखाई देगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, n/v माइनस 1/u
बराबर n-1/r। यही फार्मूला है। यहाँ n का मान हमने बताया है कि प्रकाश किरण जिससे जिसमें जाए उसी को रखना है। तो जब आप इस बुलबुले को देखोगे बाहर से, तो निश्चित रूप से प्रकाश की किरण, ये जो कांच है, कांच का जो गोला है, इससे बाहर एयर में जाएगी किरण, तभी बुलबुला दिखाई देगा। कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से चलने वाली किरणें हमारी आंखों पे पड़ती हैं। तो बुलबुला देखने के लिए निश्चित रूप से प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जाएगी, कांच से एयर में जाएगी। तो n का मान होगा GNA। आपके सवाल में ANG का मान दिया है, कितना दिया है? 1.5। तो GNA बराबर होता है 1/के ANG, या 1/के 1.5। 10 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 10/के 15 या 2/के 3। ठीक है। U का मान इस पृष्ठ से, चूंकि बाएं तरफ बुलबुला है इस पृष्ठ के, तो बाएं है तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। और इस पृष्ठ के लिए रेडियस भी इसकी बाएं है, तो व्यास 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब वैल्यू इस फार्मूले में रख के हम लोग हल कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, n की जगह कितना रखेंगे हम लोग? 2/3 मिलेगा हमें। 2/3 भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि u का मान भी माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस 1/के 1.2 बराबर, फिर से n-1 अर्थात 2/3 माइनस 1, और अपान में r की जगह कितना रखना है हमें? माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब इसी को हल कर देना है, तो हमें मिलेगा ये 2/3 भी प्लस 10 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं, हो जाएगा 10/12 बराबर, इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमें 2 - 3 बटा में 3 गुणे माइनस कर दो। ठीक है, ये तो हल करना जानते हो गए आप। ये मिलेगा 2 - 3/3 टोटल के बटा -2, और बाद में वो 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये प्राप्त होगा हमें 2/3 भी प्लस 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार, और 12 6 बार बराबर 2 - 3 -1 होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 1/3 दुना के 6, इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं, हमें मिलेगा 2/3 भी बराबर 1/6, और प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/6। हल करेंगे इसे फिर से, 2/3 भी बराबर 1 - 5 कितना हो जाएगा? -4/6। -4/6 को 2 से काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 भी बराबर माइनस का 2/3। 2/3 से 2/3 कट जाएगा, और भी बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि बाएं साइड ही मिलेगा, अर्थात जो बुलबुला 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, कितनी दूरी पे? 1 सेंटीमीटर पे। तो सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ n का मान वही रखना है, प्रकाश किरण जिससे जिसमें जाए। तो जब आप बुलबुले को देखोगे तो प्रकाश की किरण ग्लास से कहा जाएगी? एयर में जाएगी। ठीक है, इसी पे आधारित एक और सवाल हम करा दे रहे हैं। बोल रहा है कि कांच n बराबर 1.5 के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या है? इस सवाल में सब कुछ सेम है। अब की बार भी का मान दे दिया है और आपसे u का मान पूछा है, आप इसे ट्राई करना लग जाएगा। ठीक है, अगली सवाल हम पढ़ रहे हैं। ट्राई करना, ना लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और फिर बता देना, हम लगा देंगे। एक और सवाल है इसी फार्मूले पर आधारित। 12 सेमी व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित है। अंतिम रूप से किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। बहुत ही अच्छी सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले आपको दिया है कांच का एक, सॉरी, हाँ, 12 सेमी व्यास वाला कांच का एक ठोस गोला है। एक ठोस गोला है, ठीक है। इसका जो व्यास है कितना है, 12 सेंटीमीटर। थोड़ा अच्छे से गोले को हम बनाते हैं। फिगर ही इसमें महत्वपूर्ण है, फिगर समझ में आ गया तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगी, ठीक है। इसका व्यास कितना है टोटल, 12 सेंटीमीटर। व्यास 12 है तो रेडियस निश्चित रूप से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस पे कह रहा है कि प्रकाश किरणें समानांतर आपतित होती है। जब किरणें समानांतर चल रही है तो निश्चित रूप से कहां से आएंगी, ये कहां पे होंगी, अनंत पे होंगी। अनंत से ही किरणें समानांतर चलती हैं। लेकिन जैसे ही इस कांच के पहले पृष्ठ पे पड़ेंगे, इसका अपवर्तन हो जाएगा और प्रकाश किरण कहीं न कहीं जाकर आपतित हो जाएगी, ठीक है। अभी हम पता करेंगे कहाँ पे आपतित होगी। और जहां पे आपतित होगी वह सेकेंड वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और फिर अंतिम प्रतिबिंब इधर कहीं बनाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कांच के गोले के प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कांच का गोला है, बाहर भी वायु है और इस साइड भी क्या है, वायु है। जब पहले पृष्ठ की बात करोगे तो प्रकाश किरण एयर से ग्लास में जाएगी। यन का मान कितना हो जाएगा, ए एन जी, और ए एन जी आपके सवाल में दिया है 1.5, या इसे हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। और चूंकि समानांतर किरणें आ रही हैं तो निश्चित रूप से कहां से आएंगी, अनंत से आएंगी। यू का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और पहले पृष्ठ के लिए इसका जो रेडियस है वो दाहिने साइड होगा। देखो, पहले पृष्ठ के लिए रेडियस कहाँ होगा, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड है तो आर का मान क्या होगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर। बस फार्मूले का यूज करते हैं, एन बाई भी माइनस 1/u बराबर n-1/r। जानते हैं आप लोग, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलेगा, n की जगह रखेंगे 3/2 भी माइनस 1/u का मान इनफाइनाइट रख देते हैं बराबर n-1 अर्थात 3/2 - 1 और r का मान 6। इसी को हमें आगे हल करना है। इसे आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 3/2 भी 1/2 0 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 - 2 और बटा में 2, तो हो जाएगा ये 3 - 2 बटा में 2, और यहाँ ऑलरेडी 6 उपलब्ध है तो गुणे 6 हो जाएगा। हल करेंगे इसे, हमें मिलेगा 3/2 भी बराबर 1/12, या 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। और इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 3/2 भी बराबर 1/12, 2 से 12 6 बार में कटेगा और 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो भी का मान हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर प्लस का बना है, अर्थात इस पृष्ठ के दाहिने साइड ही प्रतिबिंब इसका बना है। कितनी दूरी पे बना है, 18 सेंटीमीटर पे। अब इसका टोटल व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी इस साइड की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, तभी जाके टोटल 18 होगा। और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मान लिया बना है। अब यह जो प्रतिबिंब बना है यह सेकेंड वाले के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात सेकेंड वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, इस पृष्ठ से 6 सेंटीमीटर, और इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आपको पता ही है कि दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा और u का मान अब की बार हो जाएगा, चूंकि इस पृष्ठ से ये जो यहाँ पे बना है कहाँ है, दाहिने साइड है, तो हो जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर। और इस पृष्ठ के लिए रेडियस बाय साइड है तो r का मान होगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, जब यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रकाश की किरण, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में।
कहाँ जाएगी, ग्लास से एयर में। तो यन का मान होगा जी एन ए अर्थात 1/a(n(g) अर्थात 2/3। ध्यान रखना, पहले पृष्ठ के लिए जो प्रकाश किरण है एयर से ग्लास में जाएगी, और दूसरे पृष्ठ के लिए ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n/v -1/u बराबर n -1/r। रखते हैं वैल्यू, n की जगह 2/3v माइनस u का मान कितना रखना है, प्लस का 6, तो हो जाएगा -1/6 बराबर 2/3 -1, और इधर r का मान -6। हल कर देंगे, मिलेगा हमें 2/3 भी, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उसे हम लिखेंगे। तो 2 - 3 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू ये वाला -6, और ये -1/6 उधर गया तो प्लस का 1/6। ध्यान रखना 12वीं में हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। ये मिलेगा 2/3 भी बराबर 2 - 3 -1 होगा, तो माइनस से -1 कट जाएगा, और 1/3 का गुणा 6 में कर देंगे तो 18 प्लस 1/6। इसे आगे हम लोग हल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2/3 भी बराबर 1/18 और 1/6, अल्लाह से कितने पे आ जाएगा, 18 पे। 18 एकम 18, 6 तिया 18, तो मिल जाएगा 2/3 भी बराबर 4/18, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कटेगा, तो भी का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अर्थात अंतिम प्रतिबिंब इस सेकेंड वाले पृष्ठ से कितनी दूरी पे बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर पे। यही आपका उत्तर होगा। लिख देंगे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और फिगर कुछ इस प्रकार से आप बना देंगे। पहले समानांतर किरणों को भेजेंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे, मान लिया आई डैश पे बना है, और ये सेकेंड वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाएगा। ठीक है, अगली सवाल हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी सवाल आप जानते रहे। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड एग्जाम में, या तो डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर आंकिक प्रश्न इससे जरूर पूछ लेगा, तो आपको तैयार रखना है दोनों को। कह रहा एक समतल उत्तल लेंस है, ठीक है। कैसा लेंस है, समतल उत्तल, यानी एक तरफ से समतल है और एक तरफ से उत्तल है। अच्छा, ये समतल है तो इसका जो रेडियस होगा कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरे का ये R1 इनफाइनाइट हो जाएगा, और R2 दिया होगा सवाल में, कितना दिया है। कह रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, R2 आपको पता करना है, तो हमने R2 को मान लिया कि R है। F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अपवर्तनांक n का मान दिया है 1.5। आपसे सेकेंड वाले पृष्ठ की यानी उत्तल वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछा है। आप जानते हो फार्मूला 1/f इक्वल n - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले में n को आपको सोचना नहीं है, सीधे सीधे जो भी दिया है रख देना है। तो हो जाएगा ये 1/20 बराबर n का मान 1.5 माइनस 1 इंटू R1 चूंकि समतल है तो हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट माइनस का 1/R2। हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1/20 बराबर
1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5, और 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 इंटू माइनस का 1/r2। हल करेंगे इसे, हमें मिल जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 20 का गुणा 5 में करेंगे, 20 5 100, तो R2 हमें मिल जाएगा, R2 बराबर हमें मिलेगा 20 5 100, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। चूंकि माइनस लगा है तो आएगा माइनस का 100, तो R2 हमें मिल गया कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि बाएं साइड है, और देखने में पता चल रहा है कि कहाँ है, बाएं साइड है। तो उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका, 10 सेंटीमीटर। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब की बार द्विउत्तल है, अर्थात दोनों तरफ से उत्तल है। फिगर बना लेते हैं हम लोग। द्विउत्तल है और दोनों समान है, अर्थात यदि R1 R है तो R2 भी कितना है, R है। ठीक है। अपवर्तनांक n का मान 1.5 है और फोकस दूरी f है आपका 30 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 रखते हैं। ध्यान देना, पहले वाले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है दाहिने साइड होगा तो प्लस में होगा, दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या बाएं साइड होगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं। 1/30 बराबर 1.5 माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। हल करेंगे इसे तो मिलेगा हमें 1/30 बराबर 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, ये 2/r। अब 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 10 हो जाएगा। हमें मिलेगा 1/30 बराबर 2 पंजे 10, एक अंक पे दशमलव और r, तेरे को मल्टीप्लाई करा देंगे, r का मान हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। अर्थात इस द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होंगे। ठीक है, इस सवाल में आपका किसी भी सवाल में जो जो दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट कर देते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, अर्थात ANG का मान 3/2 है, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, अर्थात ANW, जल को हम लोग वाटर W से लिखते हैं, इसका मान दिया है 4/3। अब से चूंकि द्विउत्तल है तो दोनों की वक्रता त्रिज्याएं भी दिया है। R1 आपका 20 सेंटीमीटर है और R2 आपका 30 सेंटीमीटर है। R2 को हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये बाएं साइड होगा। जब आप उत्तल बनाओगे तो R2 हमेशा बाएं आएगा, इसलिए हमने इसे माइनस में लिखा। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। अपवर्तनांक n का मान वायु के लिए दिया है 3/2 है। फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे वायु में क्या होता है फार्मूला, 1/f बराबर 1/f A बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। हल करेंगे तो हमें मिलेगा, अच्छा n एयर के लिए जब लिख रहे हैं तो n की जगह हम लोग रखेंगे ANG, आपको पता है
1/R1 माइनस 1/R2। ANG का मान 3/2 माइनस 1। R1 का मान 20, तो 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। इसी को हल कर देना है, तो हमें मिलेगा ये 3 माइनस 2/2 इंटू 20 और 30 का लसा 60 आएगा। 20 तिया 60 और 30 दूना 60। ये मिल जाएगा आपको 1/2 इंटू 3 2 5, 5 से 60 कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो 1/FA का मान मिल गया, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/12। 1/FA हो जाएगा आपका 12 दूना के 24, 1/24, अर्थात वायु की जो फोकस दूरी है कितनी हो जाएगी आपका? 24 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका पहला उत्तर। लेकिन इसमें आपका एक जल में भी इसकी फोकस दूरी पूछा है, तो लिखेंगे जल में। जब जल की बात करोगे तो यन की जगह आप लिख रखोगे, जब जल की बात करोगे तो जो प्रकाश किरण है वो जल से कांच में जाएगी, अर्थात यन का मान होगा WNG। और इस सवाल में कहीं पे भी WNG नहीं दिया है, लेकिन हमने एक फार्मूला बताया था कि जब भी इस प्रकार से लिखना हो तो क्या करते हैं, जो बाद में होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जो पहले होता है उसको लिखते हैं नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ANG और नीचे हो जाएगा ANW। ANG का भी मान दिया है 3/2 और ANW का भी वैल्यू दिया है 4/3। इसी को हल करके WNG का मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? ये 3 तिया 9 और 4 दूना के 8। तो बेसिकली जल के लिए n का मान हमें प्राप्त हो गया 9/8। अब फार्मूले में रखते हैं 1/FW बराबर WNG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। बस वैल्यू रख के इसे हल कर देना है। हमें मिलेगा WNG का मान 9/8 माइनस 1/R1 अर्थात 20 माइनस माइनस प्लस 1/30। फिर से हल करते हैं। 9 में से 8 चला जाएगा तो 1/8 इंटू 20 और 30 का लसा हमने निकाला था, कितना आया था? 5/60। 5/60 अर्थात 1/8 इंटू 1/12। तो 1/FW का मान मिलेगा हमें 1/12 या FW मिलेगा हमें 96 सेंटीमीटर। तो जल में इसकी जो फोकस दूरी कितनी होगी? 96 सेंटीमीटर, और एयर में इसकी फोकस दूरी होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके। कह रहा है कि एक उभयोत्तर लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात याद कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। जब दोनों क्षमताओं का अनुपात पूछा है तो दोनों में इसकी सबसे पहले फोकस दूरी निकलेगी। जैसे यहाँ पर एयर में फोकस दूरी निकाला और फिर जल में फोकस दूरी निकाला, वैसे ही सबसे पहले एयर में इसकी फोकस दूरी निकालेंगे और फिर उस द्रव में फोकस दूरी निकालेंगे जिस द्रव में डुबोया गया है, फिर उनका क्षमताओं का अनुपात निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है, अच्छा, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, अर्थात R1 भी 20 सेंटीमीटर है और R2 भी 20 सेंटीमीटर है। R2 को हमने माइनस में रखा क्योंकि ये बाएं साइड होगा। इसके बाद
अच्छा, सबसे पहले इसका एयर में फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ए एन जी का मान दिया है 1.5 और उस द्रव का मान दिया है एल एन जी। एल एन जी का मान दिया 1.25। एल एन जी ने उस द्रव का अपर्तनांक दिया, अर्थात ये वायु के ही सापेक्ष होगा। ए एन एल ये है 1.25। सबसे पहले एयर में इसकी फोकस दूरी निकालते हैं। 1/के एफ ए बराबर ए एन जी -1 1/के R1 - 1/के R2। ये दे देगा हमें ए एन जी का मान 1.5 -1 1/के R1 अर्थात 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/के 20। ये 2/20 होगा, 2/20 का मतलब 1/के 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 0.5 इंटू 1/के 10। 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, या 10 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 5/के 100, या कितना हो जाएगा ये, इसको यहीं पे आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा 10 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो 5/के 100 या 1/के 20। तो एयर में इसकी जो फोकस दूरी है 1/के एफ ए, इसका मान कितना हो गया 1/के 20। और 1/एफ ए को हम लोग पी लिख सकते हैं। क्षमता पी बराबर 1/एफ होता है, ध्यान रहे सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो पी बराबर क्या होगा, पी ए कितना होगा 1/एफ ए। मीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 100/एफ ए। तो हो जाएगा 100/के 20 अर्थात 5 डायोप्टर। तो हमने एयर में इसकी क्षमता निकाल लिया, 5 डायोप्टर आया। अब हम लोग द्रव के लिए निकालेंगे। द्रव के लिए क्या होगा, 1/एफ बराबर एल एन जी -1 1/के R1 -1/के R2 निकालते हैं। एल एन जी हमें पता नहीं है, तो वही फार्मूला जो बाद में है उसको ऊपर, जो पहले उसको नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष, ठीक है। -1 1/के R1 -1/के R2। अब ए एन जी का मान 1.5 और ए एन एल का मान 1.25 -1 1/के 20 प्लस 1/के 20। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1.5 माइनस 1.25 और टोटल के बटा 1.25, ठीक है। और ये आपका 1/20 प्लस 1/20 2/20 अर्थात 1/के 10 हो जाएगा। अब 1.5 में से 1.25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.25 और नीचे 1.25 गुणे 1/के 10। हल करते हैं इसे, दो अंक पे दशमलव है, खत्म हो जाएगा। 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, 1/के 10 अर्थात 1/के हो जाएगा 50। तो 1/एफ का मान हमें मिल गया 1/के 50। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी पी एल बराबर हो जाएगा 100/के एफ एल अर्थात 100/के 50 अर्थात 2 डायोप्टर। दोनों क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा पी ए अपान पी एल बराबर, एयर में इसकी क्षमता कितनी है 5 और लिक्विड में 2 अर्थात 5:2। यही आपसे पूछा था, 5/2, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन कठिन, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब इस तरह की सारी सवालें आप लोग लगाएंगे, सवाल निश्चित रूप से तैयार रखना, ठीक है। अब संयुक्त फोकस दूरी वाली कुछ सवालें हम करा दे रहे हैं आपको। जैसे सवाल है
प्लस 2.5 डायोप्टर तथा माइनस का 3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। दो क्षमताएं P1 है प्लस का 2.5 डायोप्टर और P2 है माइनस का 3.75 डायोप्टर। आपसे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है, तो पहले संयुक्त क्षमता निकाल लेते हैं। P बराबर होता है P1 प्लस P2। P1 है आपका 2.5 माइनस 3.75। अब 3.75 में से हम लोग 2.5 घटा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का ये 5, 2 और 1.25। ठीक है, P का मान हमें मिल गया माइनस का 1.25, तो F बराबर होता है 1/P। मिलेगा हमें 1 बटा के माइनस का 1.25। 100 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो हमें मिलेगा ये 100 बटा के 125। काट लेंगे 25 से इसे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। यह आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी संयुक्त रूप से? 0.8 मीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर में लिखना हो तो 80 सेंटीमीटर। इसी पे आधारित एक सवाल और हम करा दे रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है आपसे। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी आपकी प्लस में, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। और दूसरा अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं। U का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, U का मान है 25 सेंटीमीटर और U हमेशा माइनस में ही होता है, इतना आपको पता है। 1/F इक्वल होता है 1/F1 प्लस 1/F2, या 1 बटा के 10, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस 1 बटा के 50। तो 1 बटा F का मान हमें मिलेगा 10 और 50 का लसा 50, 10 का भाग 50 में 5 बार और 50 का भाग 50 में 1 बार। 5 माइनस 1 अर्थात 4 बटा के 50, अर्थात इसका मान हो जाएगा 2 बटा के 25। अब जानते हो 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। आपको इस V का मान पता करना है, तो 1/F के जगह रखेंगे 2 बटा 25 माइनस 1 बटा के V माइनस माइनस प्लस 1 बटा के 25। हल कर देंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2 बटा के 25 माइनस 1 बटा के 25 बराबर 1 बटा के V, या 1 बटा के 25 बराबर 1 बटा के V, या V बराबर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा? 25 सेंटीमीटर पे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न किए। यदि आपका कोई डाउट है किसी अंकित प्रश्न पे तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसे हम बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रिज्म को लेके आएंगे और उसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।